नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस पे। आज हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक और नए डिसीजंस को देखेंगे। तो केस का नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस आर किशोर। ये डिसीजन जो है 11 सितंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा सुनाया गया, जिसमें जस्टिस थे जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के महेश्वरी। इस मामले में संवैधानिक पीठ को यह कंसीडर करने के लिए गठित किया गया कि सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का सेक्शन 6A का क्लाज 1 को, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के असंगत होने के कारण उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो उसका प्रभाव कब से होगा? उसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव होगा या प्रोस्पेक्टिव भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। तो अर्थात जिस दिन सेक्शन 6A को जोड़ा गया एक्ट में, उस दिन से उसको वॉइड माना जाएगा, या जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी का डिसीजन आया उस दिन से उसको वॉइड माना जाएगा। तो इसका प्रभाव कब से होगा, यही कंसीडर करना था संवैधानिक बेंच को। तो इसका फैक्ट क्या था? तो फैक्ट इसमें जो है, अपीलांट जो है सीबीआई, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपीलकर्ता के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 16 दिसंबर 2004 को दोपहर 2 बजे एक एफआईआर दर्ज किया जाता है। अर्थात रिस्पोंडेंट के खिलाफ सीबीआई के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया जाता है, और उसी दिन रिस्पोंडेंट को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। और रिस्पोंडेंट को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि रिस्पोंडेंट क्या, प्रसव के पूर्व जो भ्रूण है उसका लिंग परीक्षण के लिए ये रिश्वत ले रहे थे। तो रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जो रिस्पोंडेंट हैं वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, और उस एप्लीकेशन में यह आधार बताया गया कि जो सीबीआई के द्वारा उनके खिलाफ जाल बिछाया गया था वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का भाग था, और जो सीबीआई के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है वो केंद्र सरकार के बिना पूर्व अनुमति के ही ऐसा किया गया था। तो बिना पूर्व अनुमति के किया गया, इसलिए क्या है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6A का क्लाज 1 है, उसका उल्लंघन किया गया है। अर्थात सेक्शन 6A के क्लाज 1 में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार के जो फर्स्ट क्लास के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर जो किसी भ्रष्टाचार का अगर जो कोई जांच या इंक्वायरी किया जाना है, तो पहले केंद्र सरकार के क्या किया जाए, पूर्व अनुमति लिया जाए, उसके बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इस आधार पर इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट के जो स्पेशल जज हैं, सीबीआई के स्पेशल जज, उनके द्वारा इनके आवेदन को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो डिस्चार्ज का आवेदन किया गया उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस रिजेक्शन के खिलाफ 30 अप्रैल 2006 को जो रिस्पोंडेंट हैं ये हाई कोर्ट के समक्ष जाते हैं रिवीजन पिटीशन के माध्यम से। तो जब हाई कोर्ट के समक्ष मामला जाता है तो हाई कोर्ट के समक्ष प्रश्न ये था कि सीबीआई के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, जो ऐसा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया गया है, क्या वो सेक्शन 6A क्लाज 1 का उल्लंघन करता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A है उसका उल्लंघन करता है? तो हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर जो कोई व्यक्ति है, अगर कोई पक्षकार है किसी ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उस ट्रायल के इलीगलिटी को ट्रायल के प्रारंभ में ही कोर्ट के समक्ष ला देता है, कोर्ट को बता देता है उसके इलीगलिटी को, और उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऐसा ट्रायल प्रारंभ जारी रखा जाता है, तो हाई कोर्ट के जो रिविजनल जुरिडिक्शन का पावर प्रयोग कर रहा है हाई कोर्ट, उसके पास पावर होगा कि ऐसे विचारों को, ऐसा ट्रायल को क्या कर दिया जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए। यानी कि क्या कहा जा रहा है, रिविजनल जुरिडिक्शन का प्रयोग करके ऐसी विचारों को निरस्त किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। मामले को देखने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया
जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A का जो क्लॉज 1 है, उसका जो प्रावधान है मैंडेटरी है, न कि डायरेक्टरी। अर्थात सेक्शन 6A का जो क्लॉज 1 है, उसके प्रावधानों को पालन करना आवश्यक है। और जो सीबीआई है, सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, वो केंद्र सरकार के बिना पूर्व अनुमति के किया गया है, इसलिए उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो इलीगल होगा। हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको इलीगल घोषित कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई के लिए एक रास्ता खुला रखा जाता है कि वो केंद्र सरकार से अनुमति लेकर के फिर से री इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो सीबीआई इसमें अपने आप को एग्री पाते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में जाते हैं। तो सीबीआई के द्वारा इसमें यह आधार बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट हैं उनको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A है, उसके क्लास 2 का पावर का प्रयोग करके हम सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, न कि सेक्शन 6A के क्लास 1 का। अर्थात सेक्शन 6A का जो क्लास 2 है उसके पावर का प्रयोग करके सीबीआई ने जो रिस्पोंडेंट है उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 6A क्लास 1 पे बहस किया गया, इसलिए हाई कोर्ट का जो ये कार्य है ये गलत है। अभी ये मामला अपील में ही था, अभी ये मामला पेंडिंग में ही था, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आ जाता है। डिसीजन आता है 6 मई 2014 को। केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस केस में जो है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 6A है, इसको क्या कर दिया जाता है, संविधान के आर्टिकल 14 के उल्लंघन होने के कारण, आर्टिकल 14 के असंगत होने के कारण उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके सेक्शन 6A क्लाज 1 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया उसका प्रभाव कब से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, भूतलक्षी प्रभाव से वो वाइड माना जाएगा, या भविष्यलक्षी इफेक्ट होगा, उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा भविष्य से उसका, यानी कि जब डिसीजन आया सुब्रमण्यम स्वामी का 2014 में, तब से इफेक्ट आएगा। तो ये स्पष्ट नहीं किया गया सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में। तो इसको देख लेते हैं। सेक्शन 6A का जो है 2 क्लाज हैं, सब सेक्शन इसके 2 हैं। तो सब सेक्शन 1 जो है, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, तो उसमें क्या प्रावधान था, उसमें प्रावधान था कि जो केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ अगर जो किसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर जो कोई कार्रवाई किया जा रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो इसके पहले क्या है, केंद्र सरकार से क्या किया जाएगा, पहले अनुमति लिया जाएगा, उसके बाद उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किया जाएगा। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सब सेक्शन 2 है, वो उन परिस्थितियों को बताता है जिसमें कोई व्यक्ति है केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे अगर जो कोई व्यक्ति जो अपराध में इन्वॉल्व है उसको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, या जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 के क्लास C में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना भी वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो सब सेक्शन 2 है, वो सब सेक्शन 1 का क्या है, एक्सेप्शन के रूप में, उसके अपवाद के रूप में है। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में संवैधानिक पीठ के द्वारा सेक्शन 6A क्लाज 1 को क्या कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार से क्या करना था, पहले परमिट लेना था, उसके बाद किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करना था। तो वो प्रावधान क्या, आर्टिकल 14 के उल्लंघन करने के कारण क्या कर दिया गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि
संविधान का जो अनुच्छेद 13(1) है, आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) दोनों में क्या है, वाइड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वाइड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वाइड का मतलब क्या है, तो वाइड का जो लीगल इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो ये होता है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट किसी विधि को वाइड डिक्लेयर कर देता है तो उसको मान लिया जाता है कि वो विधि क्या है, अप्रभावी है, प्रभावहीन हो गया है, वो प्रभावित नहीं रह जाएगा। तो आर्टिकल 13 किसका बात करता है, आर्टिकल 13 बात करता है मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2) दोनों में वाइड शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। अगर जो आर्टिकल 13 क्लास 1 की बात किया जाए तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, संविधान के पूर्व जो विधि है एग्जिस्टिंग लॉ की बात करता है। और आर्टिकल 13 क्लास 2 जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, यानी कि फ्यूचर लॉ की बात करता है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधि बनाया जा रहा है उसके बारे में बात करता है। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो आर्टिकल 13 जो क्लास 1 है वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्किलिप्स को मान्यता देता है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्किलिप्स को, आच्छादन के सिद्धांत को मान्यता देता है आर्टिकल 13 क्लास 1। तो आच्छादन का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया है, तो आच्छादन का सिद्धांत जो है भीकाजी नारायण ढाकरस वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में प्रतिपादित किया गया। इसके अलावा जो आर्टिकल 13 क्लास 2 है ये इसमें आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो इसलिए जो है इसका जो आर्टिकल 13 क्लास 2 का जो इंटरप्रिटेशन है वो समान इंटरप्रिटेशन है। अर्थात आर्टिकल 13 क्लास 2 का मतलब ये हुआ कि अगर जो कोई विधि बनाया जा रहा है जो मूल अधिकारों का संगत है तो वो वाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, स्टिल बर्न होगा, यानी कि मृत पैदा होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। इस प्रकार इसके अलावा एक केस आता है केशव माधव मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, उसमें भी बताया गया कि आर्टिकल 13 क्लास 1 जो है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि जो संविधान के पूर्व विधियां हैं 26 जनवरी 1950 के पहले जो विधियां लागू थी उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू नहीं होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस में लागू होगा, आर्टिकल 13 क्लास 2 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू होगा। आर्टिकल 13 क्लास 1 में क्या लागू होगा, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एस्क्लिप्स लागू होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी और केशव माधव मेनन और अन्य कई मामले को देखते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो कोई भी विधि ऐसा है जो संविधान के भाग 3 के उल्लंघन के कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, तो अगर वो संविधान का जो आर्टिकल 13 का क्लास 2 है उसके अंतर्गत आता है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वाइड एब इनिशियो हो जाएगा, प्रारंभ से शून्य हो जाएगा, या स्टिल बर्न होगा यानी कि मृत्युंजय पैदा होगा, या अनइनफोर्सिएबल होगा, अप्रवर्तनीय होगा। अर्थात अगर कोई विधि है संविधान के भाग 3 का उल्लंघन कर रहा है और वो उल्लंघन इस प्रकार कर रहा है जो आर्टिकल 13 के क्लास 2 के अंतर्गत आता है, क्लास 1 के नहीं क्लास 2 के अंतर्गत आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कभी भी प्रभावी नहीं होगा, प्रारंभ से ही शून्य होगा या मृत विधि पैदा होगा। तो इस प्रकार जो है इस मामले को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो यह स्पष्ट कर दिया कि जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो मामला है जिसमें आर्टिकल 14 के उल्लंघन करने के कारण दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A का जो क्लाज 1 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, वो क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा, भूतलक्षी प्रभाव होगा उसका। अर्थात भूतलक्षी प्रभाव का क्या होगा कि जब उसको शामिल किया गया 11 सितंबर 2003 को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 को शामिल किया गया, तो जिस दिन इसको शामिल किया गया 11 सितंबर 2003 को, उसी दिन से क्या हो जाएगा, शून्य होगा, अर्थात प्रारंभ से ही शून्य होगा। तो प्रारंभ से शून्य हो गया
तो जिस दिन डिसीजन सुब्रमण्यम स्वामी का आया उस दिन से शून्य नहीं होगा। जिस दिन एक्ट में इस प्रावधान को, इस सेक्शन को, सेक्शन 6A को शामिल किया गया, उस दिन से शून्य माना जाएगा।